आज हमारे साथ पीसी कुरील साहब हैं, वो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के प्रमुख हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि वो आखिर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को लेकर के क्या उनके विचार हैं, देश में क्या करना चाहते हैं। इस बारे में हम जो है उनसे बातचीत करेंगे और उनके जवाब आप सुनिए। कुरील साहब, जय भीम, बुद्धाय। हम ये जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, जो देश में एक बड़ा परिवर्तन का आंदोलन है, इसको लेकर आप क्या देश में करना चाहते हैं, ये थोड़ा बताएं विस्तार से। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये लोगों के इस देश में भागीदारी के लिए आंदोलन शुरू किया गया। तो देश में पहले हम तमाम आधारों पर काम किया है। इस देश के वामसेठ जो मानवर काशीराम जी चलाए थे, उसके तहत काम किया, जिसके तहत बहन मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और इस देश में एक राजनीति के तौर पर उनको आयरन लेडी के रूप में जाना गया। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा इस देश में उस समाज के साथ इतना भेदभाव किया कि वो जिनके विरोध में बोल रहे थे और उस समाज के साथ वो जाके खड़ी हो गई, जिसके कारण से उन्हें समाज को जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार न मिलकर उनके ऊपर उत्पीड़न शुरू हो गया। आज पूरे देश में एक आतंक का माहौल खड़ा हो गया। पूरा देश समाज में विकृत होता चला जा रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि बहन मायावती इस देश में देश के बहुजनों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं। मायावती ने बहुजनों को जितना फायदा देने की बात थी या मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की स्थिति बनाई थी, वही आज बहुजनों को मुख्यधारा से दूर करने का रास्ता दे दिया है। क्योंकि वो उस लोगों के साथ खड़ी हैं जिन लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप था, वो अधिकारों में पूरा कब्जा किए हुए था और इस देश के उस समाज को गुलाम बनाए हुए थे। उनको मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, वो ताकत उनको। जैसे इस देश में सवर्ण समाज है, तो उसको जो आरक्षण की पॉलिसी है उसमें जो 10% की आवाज उठाई, वो बहन मायावती की बात उठाई गई है, जो गैर संवैधानिक रहा है। जो आज सामाजिक और आर्थिक डिप्रेशन के कारण से वो आरक्षण उन अछूतों को दिया गया था, वो आज आर्थिक आधार पर उन लोगों को दिया गया जो इस देश के पूरे समाज को प्रताड़ित कर रहे थे, समाज को गुलाम बनाए हुए थे। तो देश में अगर देश को फिर से मुख्यधारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं या देश को संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं, तो फिर इस देश में भागीदारी का कंसेप्ट आना चाहिए। वो भागीदारी कि जो देश में जो दूर है भागे उससे, समाज के उस बहुमत से, जैसे विधायिका है तो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और उद्योग है, उसमें सब में निर्माण में भागीदारी होना चाहिए। जब निर्माण में भागीदारी होगी तभी इस देश की भागीदारी, जो आर्थिक भागीदारी की बात हो करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, वो पूरी हो सकती है। अन्यथा अगर निर्माण में भागीदारी नहीं होगी तो फिर इस देश में ये केवल एक लड़ाई या संघर्ष ही बना रहेगा और ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए निर्माण में भागीदारी की स्थिति होनी चाहिए और इसे हमें लागू कराना चाहिए। और देश के तमाम जो संगठन चल रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उन सब के लीडरों को ये बात को समझना होगा और उनको सोचना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। आज चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अगर भागीदारी के कंसेप्ट से किया जाए तो फिर उस व्यक्ति को ही वोट मिलना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए जो इस देश में भागीदारी को स्थापित करने का संकल्प लिए हो और जो उसके लिए संघर्ष कर रहा हो। तभी यह देश फिर से मजबूत भारत हो सकता है। तभी इस देश में जो चुनाव जीतेगा, जो उन पदों पर जाएगा, चाहे वो सभासद हो, चाहे नगर पंचायत हो, तो वो फिर विधानसभा के भी इसी तरह से जीत होगी, वो काम से जुड़ा होगा। तो फिर ये माफिया और ये बाहुबली पैसे वाले ये जीत कर नहीं जाएंगे और देश में वो लोग जीतेंगे, वो नेतृत्व करेंगे जो देश को एक समान रूप से मानवता के रूप में, लोगों की सबकी भागीदारी के रूप में, लोगों पर जो हो रहे आतंकी हमले, इनको सब खात्मा होगा
और उनको बराबरी का आधार मिलेगा और वो लोग फिर काम के आधार पर वो वास्तव में लीडर होंगे, फिर वो आतंकी और माफिया नहीं होंगे। आज पूरे देश में अगर सत्ता को चलाने वाले हैं, अगर उसमें समीक्षा हो तो सबसे बड़ा जो नेता है वो सबसे बड़ा आतंकी है, वो सबसे बड़ा इस देश का खतरा है। लेकिन आज वो शासन कर रहा है और दूसरे को आतंकी बनाने का काम कर रहे हैं। ये इस बात पर चिंतन होना चाहिए, इस बात की शुरुआत होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब इस देश में लोगों की भागीदारी हो, आम स्तर से लेकर ऊपर तक भागीदारी की कंसेप्ट लागू हो, तभी यह देश में सारी स्थिति साफ हो सकती है और ये देश में जो स्थिति आएगी, सबकी भागीदारी होगी तो यह देश आदर्श भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। जो लोगों का सपना है, यह देश कभी विश्वगुरु रहा है तो बुद्धिज्म के समय यह विश्वगुरु था, तो फिर से बुद्धिज्म का स्थान बनेगा और यह विश्वगुरु के या आदर्श भारत के रूप में जाना जाएगा विश्व स्तर पर। मैं ये बात को यही रोकता हूँ कि आओ हम सब मिलकर इस देश को फिर से उस स्थिति पर ले जाएं जिसे कभी हमारे महापुरुषों का सपना था, बाबा साहब का सपना था। इस देश में लोगों का सपना है तो फिर हम उस स्तर पर ले जाएं, उसी तरह के हम देश में व्यवस्था स्थापित करें, तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी हम सब लोग इस देश में खुशहाल हो सकते हैं और अपने संसाधनों के रूप में बराबरी हो सकती है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।